Assalamu alaikum students. In the previous lecture we had a discussion about second order system. आज के लेक्चर में हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में मज़ीद डिस्कशन करेंगे कि जहाँ पे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिएंट रिस्पांस, जिसमें हम दो क्वांटिटीज़ देखेंगे, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी और दूसरा डैम्पिंग रेशियो। इसी के साथ साथ वी विल बी एक्सटेंडिंग आवर डिस्कशंस विद सम जनरल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम और उसके हम कुछ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। इसमें हम मज़ीद डिटेल में अंडर डैम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स को देखेंगे और उसके साथ साथ वी विल आल्सो बी डिस्कसिंग द स्पेसिफिकेशन ऑफ अंडर डैम रिस्पांस। जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में डिस्कशन की थी, जहां हमने सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के पिछले लेक्चर्स में डिफरेंट रिस्पांसेस देखे थे। अब हम थोड़ा सा उस डिस्कशन को आगे एक्सटेंड करेंगे बिकॉज प्रीवियसली जो हमने देखी थी रिस्पांसेस सेकेंड ऑर्डर सिस्टम पे, जिसमें डैम्पिंग से रिलेटेड जो है वो रिस्पांस देखे थे। नाउ वी विल ट्राई कि हम एक क्वांटिटेटिव स्पेसिफिकेशन ऐसी डिफ़ाइन करें कि जहाँ पे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को किसी भी अगर डिज़ाइनर को डिस्क्राइब करना है या उसको डिफ़ाइन करना है, सो ही डू नॉट नीड टू स्केच द रिस्पांस। जो हमने इससे पहले भी देखा था कि हमने डिफरेंट जो हमारे रिस्पांसेस थे उनको फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम उनको स्केच किया था। सो वी विल बी लुकिंग फॉर सम क्वांटिटेटिव स्पेसिफिकेशन ताकि उसको एक डिज़ाइनर को एक क्वांटिफाइड इंफॉर्मेशन जो है वो दी जा सके। सो यहाँ पे हम दो फिज़िकल स्पेसिफिकेशंस जो है वो फिज़िकल पैरामीटर्स हैं कि जिनके कोई मीनिंग्स हों सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के अंदर, उनको हम डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के में। जब भी उसके कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की, तो उसके ट्रांजिएंट रिस्पांस को हम जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे हम टाइम कांस्टेंट डिस्क्राइब किया करते थे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए। तो जो जो दो क्वांटिटीज़ हैं बेसिकली जो हम अब देखेंगे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए, दैट हेल्प्स अस टू क्वांटिफाई गिव अस द क्वांटिफाइड इंफॉर्मेशन या स्पेसिफिकेशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। इसमें से पहला जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाता है, जिसको हम ओमेगा एन से डिनोट करते हैं, और दूसरा जो है वो डैम्पिंग रेशियो कहलाता है। So we will be starting the discussion about natural frequency, जिसको हम ओमेगा एन से डिनोट करते हैं। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है किसी भी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की, वो एक फ्रीक्वेंसी होती है ऑसिलेशंस की किसी भी सिस्टम की, जहाँ पे हम डैम्पिंग को कंसिडर नहीं करते। यानी विदाउट डैम्पिंग वी कंसिडर कि जी इस पूरे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, एंड वी डिनोट इट विद ओमेगा एन। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम कंसिडर करें, अगर यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, अगर किसी सीरीज़ RLC सर्किट को मैं कंसिडर करूँ, तो वहाँ पे विदाउट शॉर्टिंग आउट द रेजिस्टेंस जो भी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी टर्म्ड एज ओमेगा एन। उससे हम उसको डिनोट कर सकते हैं। ओके, सो आफ्टर डिस्कसिंग द नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो हमने ओमेगा एन देखा इससे पिछली स्लाइड में, now we will be discussing another specification या पैरामीटर जो कि किसी भी जनरल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को जो है वो क्वांटिटेटिवली डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, एंड दैट इज़ द डैम्पिंग रेशियो, जिसको हम एक ग्रीक सिंबल जो जीटा है उसकी मदद से डिफ़ाइन करते हैं। सो बिफोर वी डिस्कस अबाउट दिस डैम्पिंग रेशियो, हमने इससे पहले जो डिस्कशन की थी अबाउट सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स में अंडर डैम स्टेप रिस्पांस की सेकेंड ऑर्डर के लिए, तो वहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से हम उस अंडर डैम स्टेप रिस्पांस को डिफ़ाइन करते थे थ्रू सम डैम्ड ऑसिलेशंस। अब यहाँ पे भी जब हमें उसको क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब करना है, सो वी नीड टू डिफाइन और ड्राइव फॉर दीज डैम्ड ऑसिलेशन रिगार्डलेस कि जी हमारा जो टाइम स्केल जो है वो कितनी टाइम पीरियड के लिए, कितने टाइम के लिए जो है ये हमें ऑसिलेशंस मिल रही हैं। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल एक सिस्टम जिसमें हमारे पास जो ट्रांजिएंट रिस्पांस है इट कैन गो थ्रू 3 साइकिल्स इन अ मिली सेकेंड बिफोर के जी वो एक स्टेडी स्टेट वैल्यू तक आए। तो
उसमें बेसिकली हमारे पास जो उस सिस्टम में हम देखते हैं, तो चाहे वो कुछ सेकंड्स के लिए हो, चाहे कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए हो या मिलीनियर के लिए हो, लेट्स से कि हम अगर टाइम पीरियड से के स्केल को देखें, तो रिगार्डलेस ऑफ दैट टाइम स्केल हमारे पास जो वो डैम्प ऑसिलेशंस हैं, बेसिकली वी कैन हैव दैट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स regardless of that time scale. तो जैसे कि we can refer back to figure 4.10 कि वहाँ पे basically we have some measure कि जो हमारे उस अंडर डैम्प रिस्पॉन्स को, जो स्टेप रिस्पॉन्स था, उसको, उसके शेप को बेसिकली डिफाइन करता है। तो ये जो है बेसिकली ये शेप थ्रू आउट जो है वो बिफोर इट कन्वर्ट्स टू दी स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, ये रिगार्डलेस ऑफ दैट यू कैन से टाइम स्केल, हमारे पास इसकी एक क्वांटिफाइड इंफॉर्मेशन जो है वो थ्रू दिस डैम्पिंग रेशियो हमें मिल सकती है। ओके, सो आफ्टर डिस्कसिंग द इंट्रोडक्शन ऑन द डैम्पिंग रेशियो, बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स, हमारे पास जो डैम्पिंग को हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि बेसिकली हमारे पास हर सिस्टम की एक टेंडेंसी होती है टू अपोज द ऑसिलेटरी बिहेवियर। फॉर एग्जांपल कोई भी सिस्टम है हमारे पास, तो उसमें दो चीज़ें हमारे पास बड़ी डोमिनेंट नज़र आती हैं, एक उसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और एक उसका स्टेडी स्टेट। तो बिफोर अचीविंग दैट स्टेडी स्टेट हमारे पास एक ऑसिलेटरी बिहेवियर है जो हर सिस्टम में मौजूद होता है। ऑसिलेशन जो हमने इससे पहले भी सेकंड ऑर्डर की जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी उसमें बात की थी। सो दैट ऑसिलेटरी बिहेवियर अगर हम ये कंसिडर करें कि हर सिस्टम के अंदर बेसिकली एक टेंडेंसी मौजूद है कि वो उस ऑसिलेटरी बिहेवियर को अपोज कर सके, सो दैट वी कॉल्ड एज डैम्पिंग। अब ये जो डैम्पिंग है बेसिकली वी कैन डिनोटेड दिस डैम्पिंग और वी कैन रिप्रेजेंट दिस डैम्पिंग विद द हेल्प ऑफ अ क्वांटिटी जो हमने बात की क्वांटिफाइबल पैरामीटर हो, दैट इज़ डैम्पिंग रेशो, जीटा से जिसको हमने कहा था हम डिनोट कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर मैं कंसिडर करूं कि जो डैम्पिंग रेशो है जीटा, उसकी वैल्यू अगर 0 है, तो यहाँ पे हम कहते हैं क्योंकि डैम्पिंग रेशियो जो है वो डिफ़ाइन कर रहा है डैम्पिंग को, और डैम्पिंग बेसिकली वो एक टेंडेंसी है किसी भी सिस्टम की कि वो जो ऑसिलेशंस हैं उनको अपोज करे, यानी उन ऑसिलेशंस को कम करे। तो अगर हमारे पास जीटा 0 है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी ऑपोजिशन नहीं है टू स्टॉप दी ऑसिलेशंस। तो इसका मतलब है कि सिस्टम जो है वो जो नेचुरल उसकी फ्रीक्वेंसी है उसी पे ऑसिलेट करेगा। अब ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जो हमने इससे पिछली स्लाइड में ओमेगा एन से डिनोट किया था, जो कि रेडियंस पर सेकंड में मेजर किया जा सकता है, तो इसका मतलब है अगर जीटा 0 है तो वहाँ पे एक सिस्टम जो है वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करेगा, क्योंकि अब सिस्टम के अंदर कोई टेंडेंसी नहीं है टू अपोज दी ऑसिलेटरी बिहेवियर ऑफ दैट सिस्टम। तो यहाँ पे वी कैन सी कि बेसिकली हमारे पास अगर हम डिफ़ाइन करें इस क्वांटिटी को, यानी डैम्पिंग रेशो को, कि जहाँ पे हमारे पास ये कंपेयर करता है बेसिकली इसका एक्सपोनेंशियल डिके फ्रीक्वेंसी जो है ऑफ दैट एनवेलप ओवर दी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो हमने बात की कि अगर कोई ऑपोजिशन नहीं होगी, यानी अगर जीटा 0 है तो इसका मतलब है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वो ऑसिलेट करना शुरू कर देगा सिस्टम। तो ये जो रेशियो है, दैट इज़ दिस रेशियो इज़ बेसिकली अ कांस्टेंट वैल्यू। अब यहाँ पे जैसे हमने पहले भी पिछली स्लाइड में बात की कि रिगार्डलेस के जी हमारा टाइम स्केल रिस्पॉन्स क्या है, यहाँ पे वो सेकंड्स में है, माइक्रो सेकंड्स में है या किसी और उसमें है, तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ दैट टाइम स्केल। इसी तरह इसका अगर मैं रेसिप्रोकल लूँ, यानी इसका इन्वर्स लूँ, तो वो बेसिकली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास उसकी नेचुरल जो रेशियो है नेचुरल पीरियड टू द एक्सपोनेंशियल टाइम कांस्टेंट, और ये भी बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू है रिगार्डलेस उसके टाइम बेस हमारे पास कौन से वैल्यूज मौजूद हैं। सो टू फॉर्मलाइज दिस डैम्पिंग रेशियो जीटा, we can say that it is equals to exponential decay frequency divided by the natural frequency omega n, जो कि radians per second में हम मेजर करते हैं, and this is the reciprocal of that will be 1/2 pi into natural period in seconds divided by the
exponential time constant. Okay, so now we will try to revise our description of the second order कि हमने ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी और डैम्पिंग रेशियो का जो पैरामीटर है उसको हमने जो डिफ़ाइन किया है, विल सी कि किस तरीके से सेकंड ऑर्डर सिस्टम के अंदर इफ़ वी लुक इनटू द फिगर 4.7a, यहाँ पे हमें एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम दिया हुआ है एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव s स्क्वायर प्लस as प्लस b विद स्टेप इनपुट। तो यहाँ हम देखेंगे कि किस तरीके से वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर सिस्टम to show the quantities of damping ratio zeta and natural frequency omega n. So that is why we have considered this transfer function as g of s is equals to b over s square plus as plus b in equation 4.16. अब अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि विदाउट डैम्पिंग अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली हमारे जो पोल्स हैं दैट वुड बी ऑन इमेजिनरी एक्सिस विच वाज जे ओमेगा। तो रिस्पॉन्स जो है वो एक अंडर डैम्प्ड साइनसॉइड हमें मिलेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ देखें तो पोल्स जो हैं फॉर द पोल्स अगर हम प्योरली उसको इमेजिनरी एक्सेस पे चाहते हैं, सो फॉर दैट वी नीड टू हैव a इक्वल्स टू 0 ताकि वो s स्क्वायर प्लस b जो है डिनोमिनेटर हमारे पास आ जाए। सो वी विल हैव दैट पोल्स ऑन द इमेजिनरी एक्सेस। So our transfer function will be g of s equals to b over s square plus b due to the reason कि हमारे पास a जो है वो यहाँ पे 0 हुआ है। Okay, so जैसे कि हमने बात की थी इससे पहले कि if we look into the definition of natural frequency omega n, तो बेसिकली ओमेगा n जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होती है किसी भी सिस्टम की, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जब हमारे पास जीटा जो है वो इक्वल टू 0 होता है फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो क्योंकि हमने इससे पहले स्लाइड में बात की कि हमारे पोल्स जो हैं इस सिस्टम के दे आर ऑन जे ओमेगा एक्सिस, यानी रियल नहीं बल्कि जब हम बात करते हैं प्लेन में एस प्लेन में तो दैट विल बी ऑन दी जे ओमेगा एक्सिस यानी इमेजिनरी एक्सिस। तो वहाँ पे बिकॉज के हमारे पास a 0 है तो वी विल हैव दी पोल्स एट प्लस माइनस जे रूट p। अब क्योंकि बेसिकली वी हैव द पोल्स एट b plus minus j omega j under root b, so we will have natural frequency as omega n equals to under root b as we get it from equation 4.18. यहाँ से we can get the value of b as omega n square. So considering this now the next thing is कि अब जो हमने टर्म a देखा था इक्वेशन 4.16 में ट्रांसफर फंक्शन के, तो वो बेसिकली क्या है। सो व्हेन वी कंसिडर दी अंडर डैम्प सिस्टम तो जो कॉम्प्लेक्स पोल हैं उनका जो रियल पार्ट है जिसको हमने इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर हमने बात की थी यहाँ पे सिग्मा की। सो फ्रॉम हेयर वी विल हैव दैट इक्वल टू माइनस a ओवर 2, जो सिग्मा है वो माइनस a ओवर 2 आएगा। So from the magnitude if we try to find out the magnitude of this value और फिर हम exponentially decay frequency दोनों को consider करें, considering the ratio of exponential decay frequency and natural frequency omega n जो कि हमें zeta की value देगी, तो that will be the mod of sigma which is a over 2 obviously and divided by the natural frequency omega n। यहाँ से हमारे पास अगर हम a की वैल्यू फाइंड आउट करें सो वी विल हैव इट एज a इज इक्वल्स टू 2 जीटा इनटू ओमेगा n। ओके, देन फ्रॉम हेयर वी कैन क्लियरली सी कि हमारे पास जो वैल्यू है सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन की फाइनली क्योंकि हमने यहाँ पे b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, तो इफ़ वी रिकॉल फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 4.16 so it was g of s equals to b over s square plus as plus b. So from there we can say कि b हमारा omega n square हमें मिल गया,
इसी तरह डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस ए की जो वैल्यू हमारे पास आई दैट वाज 2 जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस जो बी है अगेन इट इज़ ओमेगा एन स्क्वायर। सो ये जो है वो हमारा एक जनरल ट्रांसफर फंक्शन है फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम जो कि हमें इक्वेशन 4.22 में नज़र आ रहा है। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल बी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल और हम वहाँ पे फाइंड आउट करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ दिस जीटा डैम्पिंग रेशियो एंड नेचुरल फ्रिक्वेंसी ओमेगा एन, जहाँ पे हमने इक्वेशन 4.22 जो ड्राइव की उससे हम इसको मैच करेंगे एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट दी वैल्यूज़ ऑफ जीटा एंड ओमेगा एन। Okay, so now we will be discussing this example 4.3 कि it's very simple example कि जहाँ पे हमें zeta which is the damping ratio और omega n which is the natural frequency. So for the second order system we need to find out these two values. जबकि हमारे पास इक्वेशन 4.23 में एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन है which is g of s equals to 36 over s square plus 4.2s plus 36. तो यहाँ पे if we see this transfer function and we compare it with equation number 4.22 जो हमने इससे पिछली स्लाइड में देखी थी where g of s equals to omega n square over s square plus 2 zeta of omega n 2 of zeta into omega n of s plus omega n square. तो अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे ओमेगा एन स्क्वायर जो है वो 36 के बराबर है, फ्रॉम वेयर वी गेट दी ओमेगा एन एज 6। और हमने बात की थी इससे पहले कि ए जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 2 जीटा ओमेगा एन, तो ए यहाँ पे 4.2 है फ्रॉम दी इक्वेशन 4.23 जो हमें नज़र आ रहा है। सो वी कैन पुट दैट एज 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल्स टू 4.2। ओमेगा एन की वैल्यू हमने 6 फाइंड आउट कर ली है, सो फ्रॉम हेयर वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीटा विच इज़ 0.35। सो इन दिस वे वी हैव सीन कि किस तरीके से हम एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में जो उसको डिफ़ाइन करने के लिए क्वांटिफाइड इंफॉर्मेशन या डिज़ाइनर को एक क्वांटिफाइड डेटा अगर हमें देना है इन टर्म्स ऑफ डैम्पिंग रेशियो एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी विदाउट गोइंग इनटू द कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो हमने अंडर डैम्प, ओवर डैम्प, क्रिटिकली डैम्प या अनडैम्प्ड रीजन्स को डिस्कस किया था, वी कैन ईजिली डू इट विद द हेल्प ऑफ दीज टू क्वांटिटीज़। ओके, so now that we have seen and we have defined the quantities of damping ratio and natural frequency zeta and natural omega n, अब हम अगर इसको रिलेट करते हैं इन क्वांटिटीज़ को विद द क्वांटिटीज़ टू द पोल लोकेशंस, और हमने कहा था इससे पहले डिस्कशन पिछले लेक्चर्स में हमने कि जो पोल की लोकेशन है दैट कैन बी फाइंड थ्रू द डिनोमिनेटर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ पे अगर हम वी सॉल्व इक्वेशन नंबर 4.22, इफ़ यू रिकॉल इक्वेशन 4.22 के जहाँ पे डिनोमिनेटर जो था वो हमारे पास it was equals to s square plus 2 zeta omega n s plus omega n square। तो उस हिसाब से if we try to solve for the poles of the transfer function, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी दैट इज इक्वेशन नंबर 4.24 विच इज s1, 2 इक्वल्स माइनस जीटा ओमेगा n प्लस माइनस ओमेगा n जीटा स्क्वायर माइनस 1 होल अंडर रूट। सो इसको अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इक्वेशन 4.24 को के सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के जो वेरियस रिस्पॉन्सेस थे जो हमने इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे, किस तरीके से जीटा जो है वो दैट बेसिकली विल बी द फंक्शन के तमाम जो वेरियस केसेस हैं सेकेंड ऑर्डर रिस्पॉन्स के, दे आर द फंक्शन ऑफ जीटा, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में हम फिगर के से देखेंगे भी। ओके, सो एज वी वर डिस्कसिंग इन द प्रीवियस स्लाइड के इक्वेशन नंबर 4.24 जो हमने बेसिकली पोल्स के इक्वेशन निकाली थी फ्रॉम द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ 4.22, तो हमने इससे पहले जो सेकेंड ऑर्डर के रिस्पॉन्सेज देखे थे बेसिकली नाउ दे आर द फंक्शन ऑफ जीटा।
कि जब हमारे पास बेसिकली ज़ीटा की वैल्यू 0 है, तो हमने इससे पिछली स्लाइड में बात की थी कि ज़ीटा बेसिकली एक डैम्पिंग रेशियो है, एंड डैम्पिंग इज़ बेसिकली द टेंडेंसी ऑफ द सिस्टम टू रिस्पॉन्ड और टू अपोज द ऑसिलेटरी बिहेवियर। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 0 है, इसका मतलब है कि जो अगर ऑपोजिशन जो है, यानी अपोजिंग जो ऑसिलेटरी बिहेवियर है, अगर वो ख़त्म हो गया सिस्टम के अंदर, तो सिस्टम विल ऑसिलेट एट इट्स नेचुरल फ्रिक्वेंसी ओमेगा एन। सो वी कैन सी इट इन दी स्टेप रिस्पॉन्स के एक अनडैम्प्ड सिस्टम जो है वो किस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, हैविंग दी ओमेगा एन यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, और हमारे पास जो ज़ीटा है उसकी वैल्यू जब 0 होगी। Whereas poles we have at 2 poles at imaginary axis j omega n and minus j omega n in S plane. इसी तरीके से when we have this zeta will be basically you can say कि between 0 to 1 it's less than 1 and between 0, तो उस वक्त हमारे जो poles हैं वो poles जो हैं वो obviously we can see here in the system pole response, और ये जो सिस्टम है बेसिकली वी हैव दी अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स, एंड दीज सिस्टम्स वी ऑल्सो ऑलरेडी हैव डिस्कशन ऑन दीज सिस्टम्स इन द प्रीवियस लेक्चर। फिर जब एक और केस जब हमारे पास ज़ीटा एग्जैक्टली इक्वल टू 1 हो गया, अब यहाँ पे एग्जैक्टली इक्वल टू 1 के केस में बेसिकली वी विल हैव 2 पोल्स एट माइनस ज़ीटा ओमेगा एन पे होंगे मौजूद, एंड दैट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स स्टेप रिस्पॉन्स विल बी टर्म्ड एज क्रिटिकली डैम्प्ड। तीसरा, जब ज़ीटा की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाए, यानी 1 से ऊपर चली जाएगी, तो उस वक्त वी विल हैव दी पोल्स एट ज़ीटा माइनस ज़ीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन इंटू ज़ीटा स्क्वायर माइनस 1 होल अंडर रूट, एंड द सेकेंड विल बी ऑब्वियसली एट दी पॉजिटिव ऑफ ओमेगा एन। तो 2 पोल्स हमें यहाँ पे मिलेंगे, और इसी तरीके से ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, स्टेप रिस्पॉन्स है, ये जो दैट इज टर्म्ड एज ओवर डैम्प्ड सिस्टम। ओके, सो नाउ इन दिस स्लाइड वी विल बी डिस्कसिंग एग्जांपल 4.4। इस एग्जांपल 4.4 में बेसिकली वी हैव टू कैरेक्टराइज द रिस्पॉन्स बाय लुकिंग एट द वैल्यू ऑफ ज़ीटा, यानी हम जो है वो बताएंगे कि आया ये सिस्टम जो हम देख रहे हैं ये अनडैम्प्ड है, अंडर डैम्प्ड है, क्रिटिकली डैम्प्ड है या ओवर डैम्प्ड है, बाय कैलकुलेटिंग एंड फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ ज़ीटा। और उसके लिए बेसिकली वी हैव 3 डिफरेंट ट्रांसफर फंक्शंस जो फिगर 4.12 में हमें गिवन है। यहाँ पे इफ़ वी लुक into each of these systems जो कि हमें फिगर 4.12 में गिवन है, अगर हम यहाँ पे ज़ीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो वी कैन क्लियरली से बाय लुकिंग एट द वैल्यू ऑफ ज़ीटा कि वो रिस्पॉन्स कौन सा है। अब ये हमने फिगर 4.11 में बात की थी पिछली स्लाइड में कि अगर ज़ीटा 0 है तो सिस्टम अनडैम्प्ड है, यानी मैक्सिमम नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो भी है उसके साथ ऑसिलेशंस हमें मिलती हैं। इसी तरह इफ़ द ज़ीटा वैल्यू इज़ बिटवीन 0 to 1, यानी 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, बिटवीन पॉइंट्स है हमारे पास, तो वो अंडर डैम्प्ड के केस में आएगा। इसी तरह अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है तो दैट इज़ क्रिटिकली डैम्प्ड, और अगर लार्जर देन 1 है तो दैट सिस्टम विल बी ओवर डैम्प्ड। So we'll take these cases one by one. तो हम सबसे पहले जो हमने इक्वेशन नंबर 4.16 और 4.22 देखी थी, 4.16 में हमने एक में ओमेगा एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने कहा था कि दैट विल बी इक्वल टू रूट बी एंड ए इज़ इक्वल टू 2 ज़ीटा इंटू ओमेगा एन। तो यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मुझे ओमेगा एन की जगह मैं रूट बी को रिप्लेस कर दूँ तो ज़ीटा फाइंड आउट करने के लिए आई विल हैव दी इक्वेशन 4.25 विच इज़ a over 2 into रूट बी। अब यहाँ पे विल टेक ईच ट्रांसफर फंक्शन 1 by 1 और उस हिसाब से फिर हम ज़ीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इफ़ वी लुक इनटू द फर्स्ट ट्रांसफर फंक्शन इन फिगर 4.2a, तो वहाँ पे वी हैव अ ट्रांसफर फंक्शन एज 12 ओवर एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 12। तो a की वैल्यू है यहाँ पे 8
और b की वैल्यू है 12. So when we put this value and we find out the value of zeta, so we got 1.155. अब referring back to figure 4.11, यहाँ पे zeta की value larger than 1 है. So when we have the value larger than 1, value of zeta larger than 1, so that type of response is overdamped. So we can say कि जो figure 4.12 है, that A है, that is an overdamped response, क्योंकि जो zeta की वैल्यू है वो larger than 1 है. इसी तरह हम पार्ट जो ट्रांसफर फंक्शन b है, यानी 16/s² प्लस 8s प्लस 16, तो यहाँ पे ऑब्वियसली a की वैल्यू है 8 और हमारे पास b की वैल्यू है 16, सो वी गेट द वैल्यू zeta एग्जैक्टली इक्वल टू 1. तो यहाँ पे 1 के केस में अगेन रेफरिंग बैक टू फिगर 4.11, जब zeta की वैल्यू 1 होगी तो दैट इज बेसिकली द क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स. इसी तरह पार्ट c के लिए we have the value of a as 8 and b has the value of 20. तो हमारे पास जो zeta की वैल्यू आती है from equation 4.25, we get it as 0.894. So it is less than 1. So whenever we have the value of zeta greater than 0 and less than 1, so we call that response as underdamped response with reference to figure 4.11. So in this way we have seen कि किस तरीके से अगर हमें ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है, हम उससे zeta की वैल्यू मालूम कर सकते हैं और उस zeta की वैल्यू से हम ये बता सकते हैं कि what type of response we have. Either it is undamped response, it is underdamped response, it is critically damped or overdamped response. Okay, so we have another problem to discuss. जो हमने इससे पिछले लेक्चर में कुछ ट्रांसफ़र फंक्शंस देखे थे. We are using the same transfer functions, और उन ट्रांसफ़र फंक्शंस में basically again we need to find out the value of zeta and omega n. और सेकंड पार्ट में हमने उस zeta की वैल्यू को देखते हुए बताना है कि basically we need to characterize the nature of the response, कि either it's underdamped, overdamped, critically damped, undamped, what is the nature of that response. So with starting with the part A, हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन पहला जो given है, that is g of s equals to 400 over s² plus 12s plus 400. So यहाँ if you need to find out the value of omega n and A, so basically omega n and zeta. So we have omega n equals to root b, so b has the value of 400, so we have the natural frequency as 20. इसी तरीके से if we need to find out the value of zeta, provided that हमने omega n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, a की वैल्यू यहाँ पे 12 है, so we can easily find out the value of zeta, which is 0.3 in the first case. So 0.3 का मतलब ये है कि we have the value between 0 to 1. In that case, referring back again to figure 4.11, whenever we have the value in between 0 to 1, अब वहाँ पे हमारा जो सिस्टम नेचर है, रिस्पॉन्स है, that will be underdamped system. इसी तरीके से पार्ट बी में we have another transfer function which is 900 over s² plus 90s plus 900. So from here we get the omega n, यानी नेचुरल फ्रिक्वेंसी हमारे पास आई है 30, whereas जो zeta की वैल्यू है, by putting in the value of omega n and a, so we get the value of zeta as 1.5. So this value of 1.5 is greater than 1. So whenever we have the value of zeta greater than 1, तो उस वक्त हमारे पास सिस्टम जो है वो ओवरडैम्प्ड कहलाएगा. इसी तरह part C में we have another transfer function. So from here we get the value of omega n and zeta, और zeta की जो वैल्यू है that is equal to 1. तो उस केस में हमारे पास जो सिस्टम है that is critically damped system.
Okay, so in the final part B, we have another transfer function which is g of s is equals to 625 over s square plus 625. तो यहाँ पे बेसिकली ओमेगा n इज़ 25 और जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है वहाँ अगर हम देखें तो वी डू नॉट हैव एनी वैल्यू ऑफ a, मीन्स कि a जो है वो 0 है. सो व्हेन यू हैव a इक्वल्स टू 0, so we can put the values to zeta omega n equals to 0, so everything will be 0, यानी हमारे पास जो zeta है that will be equal to 0. so whenever we have zeta equals to 0, हमने इससे पहले बात की थी कि हमारा जो सिस्टम है वो अनडैम्प्ड होगा और इस अनडैम्प्ड के केस में बेसिकली जो ऑसिलेशंस हैं वो एक because there is no opposition tendency to oppose the oscillatory behavior of the system. So because of this zeta is 0, हमारे पास जो भी oscillation होंगी वो natural frequency जितनी भी है उस हिसाब से oscillations हमें मिल रही होंगी सिस्टम की. Okay, so as we have discussed two different specification or parameters for the second order system, जो हमने देखा natural frequency omega n और इसी तरह हमने देखा damping ratio which is zeta, और हमने देखा कि किस तरीके से जो नेचर ऑफ रिस्पॉन्स है वो बहुत ही आसानी के साथ हम रिलेट कर सकते हैं इस डैम्पिंग रेशो ज़ीटा के साथ इफ़ यू हैव दिस वैल्यू ऑफ ज़ीटा. और इसी तरीके से जो डिफरेंट डैम्पिंग रेशो की वैल्यू है वो ही सिर्फ हमें अगर पता हो तो हम बता सकते हैं कि हमारा सिस्टम ओवर डैम्प्ड है, क्रिटिकली डैम्प्ड है, अंडर डैम्प्ड है या अनडैम्प्ड है इसका रिस्पॉन्स. So these were the two parameters that we discussed. Okay, after having the discussion on the general second order system, जहाँ पे हमने zeta which is the damping ratio और omega n which is the natural frequency, उसके बारे में हमने discussion की थी. अब हम analyze करेंगे एक under damped second order system को स्टेप रिस्पॉन्स उसका देखेंगे हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर. अब यहाँ पे हम जो इस अंडर डैम्प सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को देख रहे हैं स्टेप रिस्पॉन्स के थ्रू, हम इनमें ना सिर्फ के ज़ीटा और ओमेगा एन के पैरामीटर्स को फाइंड आउट करेंगे या इन रिस्पॉन्सेस को देखेंगे इन टर्म्स ऑफ ज़ीटा या ओमेगा एन, बल्कि हम और ज़्यादा इसकी मज़ीद कुछ स्पेसिफिकेशंस और जो उनका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है अंडर डैम के केस में उन पैरामीटर्स को भी या उन स्पेसिफिकेशंस को भी अब हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे. जो अंडर डैम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, अगर मैं एक उसका कॉमन मॉडल देखूँ या एक फिज़िकल प्रॉब्लम देखूँ तो एक यूनिक बिहेवियर हमें नज़र आता है कि उसमें उसकी डिटेल जो डिस्क्रिप्शन है उस अंडर डैम्प रिस्पॉन्स की उसको एनालाइज करना इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन पर्सपेक्टिव वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो डिफ़ाइन करेंगे हम ट्रांजिएंट स्पेसिफिकेशंस, यानी कि जो रिस्पॉन्स हमने ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की बात की थी इससे पिछले लेक्चर्स में, तो हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स या ट्रांजिएंट स्पेसिफिकेशंस जो हैं जो एसोसिएट करती हैं स्पेसिफिकली विद दीज अंडर डैम्प रिस्पॉन्सेज, उनको देखेंगे. दैट विल बी आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. और उसके बाद इन स्पेसिफिकेशंस को, ट्रांजिएंट स्पेसिफिकेशंस को हम रिलेट करेंगे सेकेंड पॉइंट पे उनकी पोल लोकेशंस के साथ, और उसके बाद हम उसमें उसको ड्रॉ करेंगे एक एसोसिएशन बिटवीन दी पोल लोकेशन, यानी जो पोल की लोकेशन है, और जो अंडर डैम्प सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है उन दोनों को. तो फर्स्ट केस में एज वी डिस्कस कि हम उसकी ट्रांजिएंट स्पेसिफिकेशंस जो एसोसिएट कर रही हैं अंडर डैम्प सिस्टम रिस्पॉन्स के साथ उनको देखेंगे, उन स्पेसिफिकेशंस को, और उन स्पेसिफिकेशंस को सेकंड पार्ट में हम पोल लोकेशंस के साथ देखते हुए एक उनके दरमियान एक रिलेशनशिप ड्रॉ करेंगे या एक एसोसिएशन देखेंगे बिटवीन दी पोल लोकेशन और जो फॉर्म ऑफ अंडर डैम्प सेकेंड ऑर्डर का रिस्पॉन्स है.
and then finally we will be tying up the pole location to the system parameter. और इस तरीके से हमारे पास ये पूरा जो एक अंडर डैम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का जो लूप है, वी कैन से कि वी हैव क्लोज लूप विद द डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स जो जनरेट करना है with the required system components that we have in this under dam second order system. Okay, so as we were discussing about कि जी अब हम किस तरीके से relate करेंगे कुछ मज़ीद specifications for under dam response, और फिर उन specifications को pole locations के साथ associate किया जाएगा, and finally we tie this pole location to the system parameters. So to begin with, हमारे पास हम इसको start करेंगे for the general second order system जो है, जो equation 4.22 में हमने देखा था, that transfer function was g of s is equals to omega n square over s square plus 2 zeta omega n of s plus omega n square. तो उसमें basically we will have to find out for the step response, यानी 1 over s. So the transform of the response c of s, the basically with the input times the transfer function, जो c of s है basically हमारे पास equals to omega square n over s, which is the s 1 over s for the unit step response, into s square plus 2 zeta omega n into s plus omega n square. अब यहाँ पे बेसिकली व्हाट वी हैव डन कि हमने जो पार्शियल फ्रैक्शन है उसके थ्रू जो वी नीड टू फाइंड आउट सम कॉन्स्टेंट्स. फर्स्ट इज k1 over s plus k2s plus k3 over s square plus 2 zeta omega n of s plus omega n square in equation 4.26. अब यहाँ पे हम अज्यूम ये कर रहे हैं क्योंकि हम अंडर डैम केस के लिए बात कर रहे हैं, तो हमारा जो जीटा है दैट विल बी ग्रेटर देन 1. Sorry, in this case basically we have zeta, we have under dam के केस में zeta is less than 1. Sorry. So इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इफ़ यू रिमेंबर जब हम अभी यहाँ पे हमें पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंड करनी है, सो इन चैप्टर 2 जहाँ हमने मॉडलिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने 3 डिफरेंट केसेस डिस्कस किए थे पार्शियल फ्रैक्शन के. तो जो तीसरा केस था जो कि स्टूडेंट को एज एन असाइनमेंट हमने दिया था, तो दैट वाज रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्स रूट्स जहाँ पे आते हैं. सो स्टूडेंट हैव टू अप्लाई दैट कॉम्प्लेक्स रूट based method for this particular case. So basically now we have the solution, direct solution here, but this is a reading assignment for the student, or assignment for the students to complete this or apply this case in this particular 4.26. So finally we will have equation 4.27 जहाँ पे we have c over s equals to 1 over s minus we have the whole term, the second term, which is coming from k2 and k3 constants को हम find out करके मालूम करेंगे. Now when we take the inverse Laplace of this whole equation 4.27, so we will have equation number 4.28. अब इस equation 4.28 में we have this phi as tan inverse into zeta over 1 minus zeta square whole under root. So this is basically by taking the you can say with the step response किस तरीके से हमारा जो transfer function है we combine it with that and we try to take the the constant values, and then finally we have the result by taking the time domain में हमारे पास result आएगा by taking the inverse Laplace transform. Okay, so now as we got the equation 4.28 in the previous slide, now we can see a plot response जो कि हमें equation figure 4.13 में नज़र आ रहा है for various values of zeta. हमने बात की थी इससे पहले figure 4.11 में कि for all different values of zeta we will have a different response of the system. So here in figure 4.13 we can clearly see
कि फॉर ऑल डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ जीटा हमारे पास किस तरीके से एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का अंडर डैम्प रिस्पॉन्स तमाम डैम्पिंग रेशियो वैल्यूज़ के साथ विच इज़ द डी थीटा, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली वी हैव डिफरेंट वैल्यूज़ एंड डिफरेंट रिस्पॉन्सेस. So यहाँ पे बेसिकली what we have done is that for various values of zeta हमने plot किया है basically along the time axis which is normalized to the natural frequency. So now you can see कि here we have this natural frequency जो कि हमें नज़र आ रही है कि let's say for example when we have the natural zeta as 0, so natural frequency will be the dominating frequency and the system will oscillate. So now in the upcoming lectures we will be seeing the relationship between the value of zeta and the type of response जो भी हमें मिल रहा है, उन दोनों के दरमियान हम एक रिलेशनशिप को देखेंगे. इसी तरीके से जितनी ज़्यादा हमारे पास इस जीटा की वैल्यू कम होगी उतनी ज़्यादा हमारा ये सिस्टम जो है वो उसका रिस्पॉन्स जो है वो ऑसिलेट करता है. वेयरएज जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है इन द टाइम एक्सिस स्केल factor, it will not affect the nature of the response. तो ये हमारे रिस्पॉन्स की जो नेचर है उसको अफेक्ट नहीं करेगा ज़्यादा जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो टाइम एक्सिस स्केल फैक्टर हमें गिवन है, अदर देन कि वो बेसिकली इट विल स्केल इट दिस पर्टिकुलर फैक्टर इन टाइम. Okay, so with that we end up with this lecture of underdamped second order system जहाँ पे हमने बेसिकली जनरल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को देखा कि दो पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन का और डैम्पिंग रेशियो का, उसके हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे. एंड देन वी स्पेसिफिकली स्टार्टेड टू डिस्कस द अंडर डैम्प्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू दी वी कैन से स्टेप इनपुट. अगले लेक्चर में हम इनमें जो हमने बात की थी मज़ीद जो स्पेसिफिकेशंस हैं उन पे बात करेंगे. एंड दोज स्पेसिफिकेशंस आर राइज टाइम TR क्या होता है, पीक टाइम TP, परसेंटेज ओवरशूट क्या होता है, इसी तरह सेटलिंग टाइम क्या होता है, इन पे हम बात करेंगे. एंड दोज बेसिकली स्पेसिफिकेशंस विल बी वेरी स्पेसिफिक टू द अंडर डैम्प्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम. So thank you very much for listening. Till then, Allah Hafiz.